चलिए, इसमें जो हम देखेंगे अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड, ये भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट, इसी मेथड पे बेस्ड है। तो ये जो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट की जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो एक्चुअल में पीआई फाइंड करने का ही मेथड है। सीएफ तो हम वैसे ही निकालेंगे जैसे हम हमेशा निकालते हैं, ये जो पिछले टॉपिक में जो हमने देखा बिल्कुल वैसे ही। और इसमें जो फाइंड करने का जो हमारा मेथड है, ये एक्चुअल में अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट, वो पीआई फाइंड करने के लिए हम करते हैं। और इसका नाम ये क्यों पड़ा हम देखेंगे आगे, क्योंकि वहां पे जो अननोन कांस्टेंट जो फंक्शन होता है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू हमको पता नहीं रहता, उसको हम डिटरमाइन करते हैं। जो अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। और जो पीआई होता है एक्चुअल में उसमें हम ट्रायल लेके चलते हैं, ट्रायल सोल्यूशन लेके चलते हैं। तो चलिए, ये जो हम देख रहे हैं सोल्यूशन, तो कैसे कर सकते हैं इसको। यूज टू फाइंड पीआई, पीआई फाइंड करने के लिए यूज करेंगे। और वो भी कैसा, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए। और जो आपका दिखने में कैसा होगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर, प्लस यहाँ पे हम सेकेंड ऑर्डर का लेके चल रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, a1 dy बाई dx प्लस a2y, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x। और सभी जान रहे हैं कि लेफ्ट साइड का हम CF फाइंड करते हैं और राइट साइड का जो फंक्शन होता है उसका हम PI फाइंड करते हैं। और इसी के लिए ये जो मेथड है ये अप्लाई करेंगे आप। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में PI फाइंड करने के लिए आप करेंगे, तो हमको क्या लेना पड़ेगा। PI के लिए हमको यहाँ पे एक ट्रायल सॉल्यूशन लेके चलते हैं हम इस मेथड में। क्या कहते हैं इसको, ट्रायल सॉल्यूशन कहते हैं। PI पार्ट के लिए ध्यान देंगे, पीआई पार्ट के लिए ट्रायल सॉल्यूशन लेके चलते हैं। और इसके जो लेने का तरीका है वो पूरी तरह से डिपेंड करता है एफ एक्स पे, कि आपका फंक्शन एफ एक्स क्या दिया गया है। ध्यान देंगे इस बात को, कि आपका एफ एक्स क्या दिया गया है उस पर निर्भर करेगा पूरी तरह से। तो पहला केस, कि यदि आपको एफ एक्स दिया गया है, कोई भी पोलिनोमियल टर्म्स, कोई भी पोलिनोमियल टर्म्स दिया गया है, जैसे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान देंगे इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, यहाँ पर x का पावर 2 है। तो इस केस में जो आपका ट्रायल सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, वो होगा y इक्वल टू c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3। ध्यान दें, इसमें और ले सकते हैं चीजों को समझने के लिए। एफ एक्स इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास है ए एक्स प्लस बी, मतलब x का सिंगल पावर। ध्यान देना, इसमें x की पावर 2 थी मैक्सिमम। यदि हम कोई लीनियर फैक्टर लेके चलते हैं, कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लेके चलते हैं, देन इसका जो ट्रायल सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा, y इक्वल टू c1x प्लस c2। ये इस तरीका से आपको लेके चलना है। ये पहला केस हो गया, यदि आपके पास कोई पॉलिनोमियल टर्म आता है तब। नंबर दूसरा, इफ f(x) इज लाइक sin ax या फिर cos ax, चाहे sin ax हो चाहे cos ax हो, कहाँ पे, फंक्शन f(x) की जगह में, देन ट्रायल सॉल्यूशन विल बी y इक्वल टू, आपको क्या लेके चलना है ध्यान देंगे। यदि sin x आया सपोज, तो c1 sin ax प्लस c2 cos ax। और यदि cos ax भी आता है तो आपको c1 sin ax प्लस c2 cos ax, मतलब दोनों पार्ट को आपको लेकर चलना है दोनों ही केस में। साइन आता है तब भी, कॉस आता है तब भी, उसका जो ट्रायल सॉल्यूशन जो हम लेके चलेंगे पीआई फाइंड करने के लिए। ध्यान देंगे, ये जो सॉल्यूशन होगा, जैसे ही हम यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यदि एफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का है, तो उसका जो ट्रायल सॉल्यूशन में हम c1x स्क्वायर प्लस c2x प्लस c3 लेके चल रहे हैं, तो लास्ट में हम c1 c2 और c3 की वैल्यू ही फाइंड करेंगे।
यही आपका अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट है, जो C1 C2 C3 की वैल्यू जो हम फाइंड करेंगे, इसीलिए इसको कहा गया है अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड। इसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है C1 C2 C3 की, इसी वैल्यू को हमको फिक्स करना है। तो यहाँ पर भी सेकेंड वाले में भी यदि आपको साइन एक्स या कॉस एक्स मिलता है, तो उसका जो ट्रायल सॉल्यूशन के लिए जो हम वैल्यू लेके चलेंगे, वो होगा y इक्वल टू C1 sin x प्लस C2 cos x। यदि cos भी आपको मिल जाता है, तब भी आपको C1 sin x प्लस C2 cos x, मतलब दोनों लेके चलना है, चाहे साइन वाला केस हो चाहे cos वाला केस हो। नंबर तीसरा, इफ fx इज लाइक e टू द पावर ax, यदि e टू द पावर ax स्टेप का आपको fx दिया गया है राइट साइड में, तो इसके लिए जो ट्रायल सॉल्यूशन होगा, देन ट्रायल सॉल्यूशन वो होगा y इक्वल टू C1 ही ले लें, एक क्यों लेके चलें, हो जाएगा C1 e टू द पावर 2x। हम ये लेके चलेंगे और यहाँ पे C1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब जो मेन पॉइंट जो यहाँ पे आता है समझने के लिए नोट में, वो क्या चीज है, जब भी हम कोई डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो उसके पहले वाला पार्ट जो कि हमारा FD होता है, इसका हम क्या निकाल लेते हैं, पहले CF निकाल लेते हैं। आपको क्या ध्यान देना है कि जब आप CF लिख रहे हैं किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के लेफ्ट साइड के सॉल्यूशन के लिए, पहला पार्ट जो कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, उस CF में यदि किसी ट्रायल सॉल्यूशन का कोई पार्ट सेम टू सेम आ रहा है, ध्यान देंगे बात को, तो CF में जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू सेम टू सेम आपका ट्रायल सॉल्यूशन में हमको नहीं लेना है। मान लिया जाए एग्जांपल के लिए मैं इसको कहना चाहूंगा कि आपका जो CF है, सपोज जो रूट मिला पूरी तरह से कॉम्प्लेक्स मिला, तो आपने क्या लिखा, C1 cos ax प्लस C2 sin ax लिखा यहाँ पे। अब आप ट्रायल सॉल्यूशन के केस में लेके चलते हैं और राइट साइड में भी कोई साइन या कॉस का फंक्शन है, तब भी यहाँ पे आपका C3 sin ax प्लस C4 cos ax जैसा ही ट्रायल सॉल्यूशन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे नियम में बताया कि यदि fx आपका sin ax या cos ax जैसा है, तो जो ट्रायल सॉल्यूशन होगा C1 sin x प्लस C2 cos ax हमको कंसिडर करके चलना है और फिर C1 C2 की वैल्यू निकालनी है। तो आप देख पा रहे हैं CF में भी C1 cos ax C2 sin ax है, और ट्रायल सॉल्यूशन भी यदि हम लेके चलते हैं तो ये हमको वैल्यू मिल रहा है। तो हमको क्या करना है, जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि x है, उसके लोवेस्ट डिग्री के पावर से हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करके लिखना है। हमारा CF और ट्रायल सॉल्यूशन दोनों एक जैसे नहीं होना चाहिए, इस बात का हमको विशेष ध्यान देना है। तो ट्रायल सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, ये हम ट्रायल सॉल्यूशन नहीं ले सकते, ये जो मैं राइट साइड में लिखा हूँ y इक्वल टू C3 sin x प्लस C4 cos x, ये हम नहीं ले सकते। हमको क्या करना पड़ेगा, एक x मल्टीप्लाई करके लेना पड़ेगा। तो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा C3x sin ax प्लस C4x cos ax हो जाएगा, ये इसका ट्रायल सॉल्यूशन होगा। बताइए ये वाली बात सभी को समझ में आया क्या, रिकॉल हुआ एक बार, हेलो हेलो, यस नो बोले एक बार, हेलो, जी यस सर। सर। ठीक, आवाज थोड़ा सा लेट से आ रहा है, नेटवर्क इशू हो रहा है लगता है। चलिए मैं इसी में आगे बढ़ता हूँ, एक और एग्जांपल लेता हूँ इसी का, कि अगर कुछ और केस मिले तब हमारा क्या हो सकता है। मान लीजिए हमारा जो CF है, सपोज कोई रूट जो है रिपीट हुआ है, तो जब कोई रूट रिपीट होता है CF के लिए, तो हम क्या लिखते हैं, C1 प्लस C2x, ठीक है, और फंक्शन में लिख देता हूँ e टू द पावर 2x है, ये CF है ना। और राइट साइड में भी जिसका हमको ट्रायल सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो भी e टू द पावर 2x है एग्जाम्पल के रूप में। तो हमको लिखना कैसा था, C3 e टू द पावर 2x लिखना था। देखिए, तो इस केस में यदि हम इसको ब्रैकेट ओपन करें और मल्टीप्लाई करें, तो C1 e टू द पावर 2x, तो हम C3 e टू द पावर 2x नहीं ले सकते सेम टू सेम, तो ये गड़बड़ हो गया। अब हम x मल्टीप्लाई करके मान जाए लिखना चाहते हैं x C3 e टू द पावर 2x, तो जब e टू द पावर 2x को सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी C2x e टू द पावर 2x हो रहा है,
फिर सेम टू सेम आ जा रहा है। तो हमको क्या करना है, जो x टू द पावर 1 है उससे एक स्टेप और आगे बढ़ना है, और हमको x स्क्वायर मल्टीप्लाई करके c3 टू द पावर 2x हमको लेके चलना पड़ेगा इसके ट्रायल सॉल्यूशन को। जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में जो हमको वेरिएबल मिल रहा है, फंक्शन मिल रहा है, वही फंक्शन हमको ट्रायल सॉल्यूशन में लेकर नहीं चलना है। यदि सेम टू सेम आता है तो x के किसी भी पावर से हमको मल्टीप्लाई करके उसको डिफरेंट बनाना है, और वो पावर क्या होना चाहिए, लोवेस्ट डिग्री वाला होना चाहिए, जो उससे मैच ना खाता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें इन्हीं बातों को ध्यान देना है। अब इसको और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं बढ़िया सा, उसमें सभी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद प्रक्रिया क्या, हमने लिखा कि हमारा जो इक्वेशन है वो कैसा होना चाहिए, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस a1, यहाँ ए नॉट ले लो यहाँ पे, dy बाई डी एक्स प्लस a2y, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स था। ये जो प्रोसीजर है हम उसी पे चल रहे हैं अभी, है ना। अब जैसे ही हम कोई ट्रायल सॉल्यूशन y इक्वल टू लेके चलेंगे, तो ये ट्रायल सॉल्यूशन एक्चुअल में क्या है, पीआई का पार्ट है, और हम जानते हैं कि सीएफ और पीआई दोनों गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इस y की मदद से हम क्या करेंगे, वन टाइम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे और सेकेंड टाइम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और इन वैल्यूज को गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में पुट कर देंगे। जैसे ही पुट करेंगे, लेफ्ट और राइट साइड को कंपेरिजन मेथड से दोनों तरफ को कंपेयर करके जो भी हमारे पास जो कांस्टेंट वैल्यू था C1 C2 C3 या जितने भी मिले हैं, उन सभी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, और लास्ट में उस ट्रायल सॉल्यूशन में वैल्यू रख देना है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, पीआई हो जाएगा। ये इसका कंप्लीट प्रोसीजर है। पहले हमको सीएफ फाइंड करना है, उसके बाद उसका राइट साइड वाले फंक्शन का ट्रायल सॉल्यूशन लिखना है जो कि सीएफ से मैच नहीं होना चाहिए। जैसे ही ट्रायल सॉल्यूशन क्लियर होगा, उसके बाद उसको वन टाइम और सेकेंड टाइम डेरिवेटिव फाइंड करके गिवन जो क्वेश्चन है हमारा उसमें पुट कर देंगे, और वहां से दोनों तरफ को तुलना करके जो कांस्टेंट की वैल्यू हमको नहीं पता है ट्रायल सॉल्यूशन के लिए, C1 C2 C3 C4 जितने भी होंगे उन सभी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, और लास्ट में पीआई में पुट कर देंगे, और फिर लिखेंगे y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को हम ऐड कर देंगे, तब आपका कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा, जो कि हम हर एक क्वेश्चन में अभी तक करते आए हैं। तो चलिए एक एग्जांपल देखते हैं इसी से रिलेटेड, फटाफट चीजें आसानी से क्लियर हो जाएगी। जैसे क्वेश्चन है, सॉल्व बाई मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट मेथड। और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दिया है, ये दिया है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4y, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस साइन 2x। सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं, डायरेक्ट हम ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेते हैं। ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस 4, दिस इज इक्वल टू 0, देन m इक्वल टू आपको मिल जाएगा प्लस माइनस 2। रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स मिल गए हमको, तो CF जो होगा वो कैसा होगा, C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर माइनस 2x। ये हमारा हो गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम आगे इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम ट्रायल सॉल्यूशन के लिए फंक्शन प्राप्त करें, y मिले, तो इससे कोई भी मैच नहीं होना चाहिए, और मेरे ख्याल से मैच भी नहीं होगा। क्यों मैच नहीं होगा, क्योंकि राइट साइड का जो फंक्शन दिया है देखिए, वो दिया है e टू द पावर x, और यहाँ पे हमको मिल गया e टू द पावर 2x, e टू द पावर माइनस 2x, तो सेम होने वाली बात ही नहीं है यहाँ पे। और साइन 2x तो आपका साइन और कॉस के टर्म में आता है, तो ये बिल्कुल मैच नहीं करेगा जब हम ट्रायल सॉल्यूशन लेके चलेंगे। तो फॉर पी आई द ट्रायल सॉल्यूशन ऑफ, इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 इज y इक्वल टू क्या लेके चलेंगे, देखिए पहले हम e टू द पावर x के लिए ट्रायल सॉल्यूशन लिखते हैं। ये कितना हो जाएगा, हम C1 C2 ले चुके हैं, यहाँ पे लेते हैं C3 e टू द पावर
एक्स। अब प्लस प्लस क्यों किए, क्योंकि हमारे पास दो फंक्शन है पीआई में, राइट साइड में जो फंक्शन है दो है, तो दोनों के ट्रायल सोल्यूशन को ऐड करके हम एक फाइनल ट्रायल सोल्यूशन बनाएंगे, ई एक्स के लिए अलग से और साइन टू एक्स का, और दोनों क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो साइन टू एक्स के लिए हो जाएगा C4 साइन टू एक्स प्लस C5 कॉस टू एक्स। साइन आए चाहे कॉस आए, दोनों में हमको साइन कॉस लेके चलना है, मैं ये बताया हूँ नियम में। अब हमारा y फाइनल हो गया। अब हमको क्या करना है, वन टाइम और सेकेंड टाइम डेरिवेटिव हमको फाइंड कर लेना है यहाँ से। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू C3 EX, क्योंकि EX का अवकलन तो EX ही होता है। अब साइन टू एक्स का क्या हो जाएगा, 2C4 कॉस टू एक्स हो जाएगा, और कॉस टू एक्स का -2C5 साइन टू एक्स हो जाएगा। एक बार फिर से, क्योंकि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन में उसमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, तो एक बार और निकाल लेते हैं, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा फिर से C3x, और यहाँ से हो जाएगा -2 × 2 = 4 C4 साइन टू एक्स, माइनस फिर से ये 2 × 2 = 4 क्योंकि कांस्टेंट बाहर आ जाए, और ये हो जाएगा C5, और साइन टू एक्स का हो जाएगा cos 2x। अब देखिए हमको सेकेंड टाइम डेरिवेटिव वाला फंक्शन हमको मिल गया यहाँ से ये। अब हम क्या करेंगे, इस सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को जो इक्वेशन नंबर 1 है वहां पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। पुट y एंड dt y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इंटू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर की जगह में आ जाएगा C3 EX माइनस 4 C4 साइन टू एक्स प्लस 4 C5 कॉस टू एक्स -4 इंटू वाई की वैल्यू हम ये रखेंगे, और मैं डायरेक्ट माइनस मल्टीप्लाई करके लिख रहा हूँ इसको, या ब्रैकेट में रखेंगे तब भी चलेगा, मैं सीधा -4 माइनस मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। तो -4C3 e⁻x -C4 4C4 साइन टू एक्स, और फिर से -4C5 कॉस टू एक्स, दिस इज इक्वल टू राइट साइड में है e⁻x प्लस साइन टू एक्स। अब देखिए e⁻x वाले जितने भी टर्म है उसको अलग कर दो, तो e⁻x कॉमन लेते ही लेफ्ट में यहाँ पे बच जाएगा C3, माइनस यहाँ पे एक और टर्म है वो जाएगा -4C3। अच्छा दोनों तो एक ही चीज है, चाहे तो डायरेक्ट कर देते हैं, चलिए इसको घटा देते हैं, और क्या लंबा लेने की बजाय मैं अलग अलग टर्म होगा क्या सोच रहा था। तो देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, C3 EX -4C3 EX, दोनों सेम टर्म है ना, तो ये कितना हो जाएगा -3C3 e⁻x हो जाएगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए -4C4 साइन टू एक्स -4C4 साइन टू एक्स, तो -4 8 होके -8C4 साइन टू एक्स दे देगा। और नेक्स्ट में यहाँ पे देखिए ये आपका +4 cos 2x -4C5 cos 2x, ये दोनों कैंसिल आउट। सो दिस इज इक्वल टू e⁻x प्लस साइन 2x। देखिए कहीं पे कुछ मिस्टेक किए क्या, C5 का भी वैल्यू मिलना चाहिए ना, हमको सेम से मिलना चाहिए। डेरिवेटिव में प्लस है तो -4 होगा, और साइन 2x का माइनस कॉस 2x थोड़ी होता है, प्लस में होता है, तो हम गड़बड़ किए हैं, ये आपका प्लस होगा यहाँ पे। देखिए आप लोग ध्यान नहीं दिए, ध्यान देना यहाँ पे, जो जहाँ पे हम dy बाई डी एक्स फाइंड किए हैं वहां पे, उसके बाद जो सेकेंड नंबर में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाले हैं -2C5 साइन 2x का, फिर से तो साइन 2x का तो डायरेक्ट कॉस 2x हो जाता है, तो ये मैं माइनस माइनस प्लस कर दिया हूँ, तो ये गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ये माइनस आएगा यहाँ पे -4 C5 कॉस 2x, है ना। तो
यहाँ पे ये माइनस होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों भी ऐड होके प्लस 8c5 cos 2x आ जाएगा ये लेफ्ट साइड में। तो देखिए, यदि हम e टू द पावर x और यहाँ पे e टू द पावर x के कोफिशिएंट की तुलना करते हैं, है ना, कंपेयर करते हैं, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ ex sin 2x and cos 2x to find the value of c3 c4 and c5। तो ex की तुलना जब हम करेंगे तो यहाँ पे 1 है, तो माइनस c3 दिस इज इक्वल टू 1, तो c3 इक्वल टू मिल जाएगा हमको -1/3। ऐसा साइन 2x कोफिशिएंट की तुलना करें तो ये है -8c4 और इधर कितना है, राइट साइड में 1 है, तो c4 इक्वल टू मिल जाएगा हमको -1/8। और राइट साइड में देखिए कॉस का कोई टर्म ही नहीं है, तो उसका कोफिशिएंट हम 0 ले लेते हैं और इधर आ जाएगा 8c5, तो c5 हमको क्या दे दिया, यहाँ से 0 दे दिया ये। तो फाइनली हमको जो हम ट्रायल सॉल्यूशन में जो कोफिशिएंट लेके चले थे c3 c4 और c5, इसका हमको वैल्यू मिल गया। फाइनली इसको सॉल्व किए तो दोनों तरफ को कंपेयर करने के बाद, और इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, y में रख देंगे, जो कि pi के लिए होगा। नाउ pi जो होगा यही हमारा y है, c3 की वैल्यू रख दिए -1/3, हो जाएगा ex, c4 की वैल्यू रख दिए -1/8 और ये हो जाएगा sin 2x, और c5 की वैल्यू 0 हो गई तो हमको इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो ये हमको pi मिल गया इतना। सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी y इक्वल टू CF प्लस pi। तो CF क्या था हमारा, y इक्वल टू C1 e टू द पावर 2x प्लस C2 e टू द पावर -2x माइनस pi की वैल्यू है 1/3 ex -1/8 sin 2x। तो ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट मेथड से किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए।